Welcome again on video of carbon chapter. Basically in this video we discussed about homologous series, functional group and different reactions involved in organic chemistry और organic basically हम लोग यहाँ पे organic reaction को यहाँ discuss करेंगे. So सबसे पहले जब हम बात एलिसाइक्लिक्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अगर हाइड्रोकार्बन का अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोनों वीडियो का, और आप वो दोनों वीडियो आप देखेंगे. उसके बाद का ये हमारा सेकंड वीडियो पार्ट है. इस वीडियो पार्ट में बेसिकली हम लोग अगर हम ए साइक्लिक, जो कि हम लोगों ने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. दीज आर ए साइक्लिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ए साइक्लिक्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज alkene and alkyne. So these are broad groups of acyclic compounds. So acyclics are basically classified as two broad categories. These are saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons are those in which only single bonds are present between two carbon atoms, and unsaturated hydrocarbons are those in which two atoms consist at least one double bond or at least one triple bond in their molecular structure. So such hydrocarbons are termed as unsaturated hydrocarbon. So here alkene and alkyne, these two are unsaturated hydrocarbon. These two are unsaturated hydrocarbon and alkane is saturated hydrocarbon, because in alkane only single bonds are present between two carbon atoms. So general formula of these three groups are as CnH2n plus 2, and this one is CnH2n minus 2, sorry CnH2n, and this one is CnH2n minus 2. And already we discussed about the value of n is here 1 2 3 dot dot dot, and here n is, the value of n is 2 3 4 dot dot dot, and the value of n is here again 2 3 4 dot dot dot. So at first, the first member of this group, it means alkane class, is basically C. The value of n becomes 1, so C1, and H is 2 into 1 plus 2, so it gives 4. So this is the first member of alkane family, and the name of this molecule is methane, also called Mars gas. हिंदी में इसको पंख गैस बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कीचड़ से निकलता है. ये कोई भी जो अगर ओल्ड, अगर कोई पुराना, अगर कोई नाला है जहाँ की पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सड़ रहा है, उसमें अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जैसे कि गाय का जो गोबर है या इस तरह का फल सड़ा हुआ, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर कहीं पे अगर कंपोस्ट के फॉर्म में भी अगर जमा है और अगर वो सड़ रहा है, तो ऐसे केस में उससे मीथेन गैस बाहर आता है. ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो कि जटिल कॉम्प्लेक्स जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और अपने से शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स को प्रोवाइड करते हैं. सो इट्स अ नेचुरल रिएक्शन. ये हमारे नेचर में हमेशा होते रहता है, और इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग डिग्रेडेशन बोलते हैं. यानी वही डिग्रेडेट, सारे मटेरियल्स डिग्रेडेट नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनको कि आप लिविंग सोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, डिग्रेडेट करता है, वो टूटता है और टूट करके अपने से शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स को प्रोवाइड करता है. सो मीथेन. एंड द सेकंड मेंबर की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है हमारा ये 2 हम लेंगे. तो जब n का वैल्यू जब आप 2 लोगे तो h का जो वैल्यू है वो 2 2 4 plus 2 6, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ n becomes 3, so h becomes 3 2 6 and 2 8, so and the name of this compound is propane. Similarly C4, then h becomes 10, and this one is butane. C5 H10, so sorry H12, 5 2s are 10 plus 2 12, so this one is 10 10. and आप अगर इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, एंड कार्बन ऑलवेज कंप्लीट दियर टेट्रावैलेंसी. तो कार्बन हमेशा अपना टेट्रावैलेंट नेचर पूरा करेगा, यानी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो आप अगर यहाँ पे किसी के भी स्ट्रक्चर को अगर लिखने में आपको परेशानी हो रही है तो सबसे पहले तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनके जनरल फार्मूला को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. एंड ये भी ध्यान में रखना है कि एल्केन के केस में जब CnH2n plus 2 जब हमारा फॉलो होगा तो वैसे केस में सिंगल बॉन्ड अप्लीकेबल होंगे.
इस केस में जब हम आएंगे एल्कीन वाले में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट ओनली एट वन पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल में किसी एक ही पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा। ध्यान रखिएगा ये बात हायर स्टैंडर्ड में अप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे भी मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलते हैं जिनके कि दो पोजीशन या दो से ज़्यादा पोजीशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो, बट उनका एक्सप्लेनेशन अलग ग्रुप में किया जाता है, अलग क्लास में किया जाता है। उनको हम लोग बेसिकली डाई-इन्स बोलते हैं, ट्राई-इन्स बोलते हैं। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर जो अप टू क्लास 10 हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर दो कार्बन के बीच में ओनली वन डबल बॉन्ड आएगा और ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड आएगा हमारा। तो जैसे ही आप अगर इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो कि एल्कीन वाले ग्रुप के हैं, तो अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो वो हमारा n का वैल्यू चलेगा 2 से। तो n का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 2 दोगे तो C2 एंड द H बिकम्स 4 here, 2 2s are 4 and the name of this compound is actually C2 is ethane। so हमको ये ANE वाले पार्ट को हटाना है और ये ENE वाले पार्ट को ऐड करना है and their name becomes ethene। Similarly आप अगर C3 अगर कर दें तो एल्कीन के फैमिली में C3 करने से ये 3 2s are 6 होगा। तो ये इसका नाम हमारा, चूंकि 3 कार्बन वाले का नाम यहाँ पे प्रोपेन है, तो बस हम सिर्फ ANE को हटाना है और ENE को ऐड करना है एंड देयर नेम बिकम्स प्रोपीन। सिमिलरली C4H C4 the value of N becomes 4 and 4 2s are 8, so H becomes 8 and their name is, so 4 कार्बन वाले का नाम यहाँ पे हमारा ब्यूटेन है, तो ANE हमको रिप्लेस करना है ENE से and their name becomes ब्यूटेन। सिमिलरली हम अगर चाहें तो अल्काइंस के भी नेम को आप बाय सेम प्रोसीड्योर आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, जैसे n के वैल्यू को आप अगर यहाँ पे 2 करते हो तो h का वैल्यू कितना आएगा, 2 2s are 4 minus 2, so it gives H2। अगेन C3, so C3 तो 3 2s are 6, 6 minus 2 4, so H value is 4 here। now what is the name of C2H2? सो C2 वाले का नाम अल्केन में हमारा क्या है, इथेन। सो फिर ANE हटाना है, YNE ऐड करना है एंड देयर नेम बिकम्स इथाइन। सिमिलरली देयर नेम बिकम्स प्रोपाइन। सो हम जब भी नाम लिखेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो वो बेसिकली हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और उन कार्बन एटम्स के नाम को हमको अल्केन से याद रखना है कि अगर एक कार्बन किसी भी सिस्टम में होगा तो वो मिथ सिस्टम है हमारा, अगर 2 कार्बन वाला है तो इथ सिस्टम, अगर वो 3 कार्बन वाला है तो प्रोप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, 5 कार्बन है तो पेंट है। अगर वो एल्केन फैमिली से है तो ANE एप्लीकेबल होगा, अगर वो अल्कीन फैमिली से होगा तो ENE लगाएंगे, और अगर एल्काइन के फैमिली से होगा तो YNE लगाएंगे। अब रही बात कि ये तो मेन क्लास हो गए, इन क्लास के कई डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इन्हीं से जिनको बनाया जाता है। तो यहाँ पे एल्केन के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्कीन्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं एंड एल्काइंस के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव समझ करके आपको डरना नहीं है। डेरिवेटिव इट मीन्स जो एक प्राइमरी हमारा है, जो भी प्रोडक्ट है वो मेरा प्राइमरी है और उससे वो कन्वर्ट होकर के एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बाद में वो कन्वर्ट होकर बन रहा है वो हमारा एक्चुअली डेरिवेटिव्स है। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो मेन क्लास अल्केन अल्कीन अल्काइंस है एंड इन सभी के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 10 के स्टैंडर्ड में एल्केन के ही कुछ एक डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें कि मैं सबसे पहले कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्काइल हैलाइड। सो उसके पहले जब ये हैलाइड ग्रुप आ रहा है और ये डेरिवेटिव्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं तो ये डेरिवेटिव्स आखिर किसके कारण फॉर्म्ड होते हैं, तो ये एक्चुअली एक टर्म यहाँ पे यूज होगा जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होगा फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? सो फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which explain the chemical behavior of a series of organic compound and it also explain the different reactions of that series of organic compound. So functional groups are basically either one atom or a group of atoms। यानी हमारा functional group basically या तो एक atom होता है या फिर ये एक group of atom होता है जो कि किसी भी family of organic compound
केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है और उनके केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है और ये सजेस्ट करता है कि ये सारे कॉम्प्लेक्सेस एक क्लास के होंगे। और इट मीन्स वी कैन से दैट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड दैट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड बिलोंग्स टू वन सेम क्लास। तो एक क्लास से वो बिलोंग करता है सारे कंपाउंड्स जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप कंसिस्टिंग होते हैं। दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफ मेनली सेवरल काइंड्स, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि हमको क्लास 10 में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला आता है हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड इट मीन्स बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दिस आर हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स। तो जितने भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं, इनको बेसिकली हैलाइड्स कहा जाता है। तो ये जब एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में जब ये एक्ट करते हैं तो वैसे केस में जो बनने वाले ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको अल्काइल हैलाइड हम बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे पहले हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप है रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। जब हम इसके नाम की बात करेंगे कि नाम में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो दो तरीका है हमारे पास, एक IUPAC सिस्टम और एक कॉमन सिस्टम। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर एक्चुअली एक दूसरे वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। सबसे पहले तो नाम की जब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हम नॉर्मली इसको कैसे लिखेंगे, तो अल्काइल हैलाइड, यानी जो हमारा अल्केन है तो अल्केन से ही वो हैलोजन डेरिवेटिव होगा, तो उसका जो नाम होगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। अब है क्या कि सर डेरिवेटिव आखिर अल्केन से ही क्यों बन रहा है, क्या अल्कीन और अल्काइन से भी डेरिवेटिव बनेगा? तो हाँ, ये डेरिवेटिव सभी से बनते हैं और सारे तरह के डेरिवेटिव्स बनेंगे। कुछ ऐसे भी डेरिवेटिव बनेंगे जैसे कि हमारा अल्केन ग्रुप का अगर मैं कोई भी कंपाउंड दूसरा वाला मेंबर मैं ले रहा हूँ C2H6, आप यहाँ देखेंगे कि मैंने कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा किया है, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड सारे कंपाउंड्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव बनाने का एक ही तरीका हमारे पास है और वो ये है कि हम किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह पे किसी दूसरे ग्रुप को लाके आप स्टेबल कर दीजिएगा। लेकिन जब आप बात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की आप करेंगे, जैसे अगर मैं बात इथिन ही मैं ले लेता हूँ, या फिर चलिए इथिन ही लेते हैं, है ना, फर्स्ट मेंबर हमारा, तो C2 है हमारा, जो C का वैल्यू है वो 2 है और H है कितने 4, और हमको पता है कि ये अल्कीन ग्रुप का मेंबर है तो यहाँ एक जगह पे डबल बॉन्ड लगेगा। कार्बन का 4 बॉन्ड आपको पूरा करना है, ये रहा हमारा इथीन। तो इथीन में हमारे पास दो रास्ते होंगे, एक डेरिवेटिव को फॉर्म करने के लिए, या तो हम इस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, या फिर हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों ही कार्बन पे एक एक बॉन्ड ओपन होगा और उन दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाए जाएंगे। लेकिन क्लास 10 के स्टैंडर्ड में हम सिर्फ वैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं, वैसे ही ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं जिसमें कि सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक न्यू डेरिवेटिव फॉर्म किया जाता है और इसी से सारे डेरिवेटिव्स हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले जब हम हैलाइड्स की बात कर रहे थे, हैलाइड्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। अल्काइल कैसे बनता है, तो हमने कहा कि अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो अल्काइल बन जाएगा। अब अल्केन का हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो कितना है, CnH2n+2, यानी इस +2 में जो कि हमारा देखिए C का जो नंबर है वो है हमारा Cn और जो H का वैल्यू है वो है हमारा H2n+2, इट मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2n+2। सो इसमें से एक हाइड्रोजन को हमको हटाना है, यानी जो 2n+2 है उसकी जगह हो जाएगा 2n+1, और वो 1 होने के कारण जो ये वाला हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन हटेगा। अब हाइड्रोजन तो हट गया लेकिन वहाँ पर एक बॉन्ड ओपन होगा, क्योंकि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंसी होता है, तो टेट्रावैलेंट नेचर को कार्बन हमारा चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड ओपन होगा वो बेसिकली किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट या किसी भी एक ग्रुप्स के द्वारा ऑक्युपाई होगा। तो जो ग्रुप्स किसको ऑक्युपाई करेंगे उन्हीं ग्रुप्स को बेसिकली यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तो जब अल्काइल की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा 1 हाइड्रोजन लेस होगा, इट मीन CnH2n+1। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1 and X। So X must be added here। यहाँ पे X को हमको लगाना होगा, यानी एक हाइड्रोजन हट गया जो CnH2n+2 था, तो मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन को कम किया तो एक बॉन्ड ओपन हुआ, जो बॉन्ड ओपन हुआ उस पर आकर के वो हाइड्रोजन फैमिली आपका लगता है, और इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म्ड होते हैं। एक्चुअली एक अल्केन के जितने भी
डेरिवेटिव्स हैं वो सबसे सुटेबल मेथड यही है कि हम सबसे पहले उसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, उसके बाद उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स को फॉर्म करेंगे। कारण क्या है कि जो अल्केन फैमिली के मेंबर्स होते हैं इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। आप देखेंगे कि जो हमारा इथेन है इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है और ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी अदर के कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। डोंट थिंक दैट की कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड, मैं यहाँ पे आयोनिक को नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोवलेंट के बिहेवियर को कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये पाई के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इथेन के केस में चूंकि ये एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये चला जाता है तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लिटिल बिट रिएक्टिव होता है। लेकिन इस कंपाउंड को भी अगर हम चाहें तो हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को हटाना होता है। इसके लिए जो सबसे सुटेबल रिएक्शन है वो है क्या, यूवी लाइट का इस्तेमाल। आप यूवी लाइट का जैसे इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं उस मैकेनिज्म को भी डिस्कस करूंगा यहाँ आगे चल करके। सो सबसे पहले मैं बात कर रहा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सो दिस वन इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप नॉन एज halide functional group. Now the second functional group which is broadly used in class 10 is alcoholic functional group. So OH, OH के बगल में जो मैंने डैश यहाँ दिखाया एक्चुअली ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे बॉन्डिंग होगा। ये एक रेडिकल है, इसके ऊपर आप नेगेटिव साइन नहीं शो करेंगे। जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था OH माइनस, वो एक बेस का पार्ट होता है, वो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। OH नेगेटिव रेडिकल होता है वो। ये हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है, तो ये एक रेडिकल तो है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, बट ये आयंस नहीं है हमारा अभी तत्काल, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल। एंड अल्कोहल का जो नाम है, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अल्काइल हैलाइड के केस में हमने नाम दिया अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल इट मींस व्हाट कि अगर इथेन है तो इथेन के बगल में अगर Cl लगा हुआ है तो इथेन का इथाइल हो जाएगा, और हैलाइड का जो है क्लोराइड है तो क्लोराइड आ जाएगा हमारा, यानी नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूँ। सो ठीक वैसे ही अल्कोहल के केस में जो नाम होता है वो होता है एल्केनॉल। अल्केनॉल। सो अल्के यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर अल्कोहल, एंड ऑल, OL, ऑल, तो ऑल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अल्कोहल फैमिली को और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को। तो जैसे ही अब इनका जनरल फार्मूला जैसे कि हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड के लिए बनाया था, तो ये भी तो वही कुछ होगा, H हटेगा, उसके जगह पे एक फंक्शनल ग्रुप आकर के ऐड होगा। यानी जो अल्केनॉल्स होंगे इनके भी जनरल फार्मूला कुछ वही होंगे, CnH2n+1OH, लाइक अल्काइल हैलाइड, एंड देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 फॉर अल्कोहल। बट प्लीज ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं जो ये जनरल फार्मूला सजेस्ट कर रहा हूँ इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स, यानी वैसे ही अल्कोहल्स में अप्लीकेबल होंगे जो मोनोहाइड्रॉक्सिल वाले हैं, यानी एक OH वाला है वो। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा वाले अगर मिलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स मिलते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स अवेलेबल हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आगे जाकर के आप बहुत तरह के अल्कोहल से स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे ये जनरल फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ अभी 10 के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम आवर ऑल डेरिवेटिव्स बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली। तो हमारे सारे डेरिवेटिव्स, अभी मैं जितने भी रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारे के सारे हमारे अल्केन डेरिवेटिव्स होंगे। हम अभी अल्कीन डेरिवेटिव, अल्काइन डेरिवेटिव्स एंड अदर डेरिवेटिव्स को यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो अल्केनॉल हो जाएगा और उसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1OH। जो हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अल्डिहाइड, यानी CHO, एल्डिहाइड। सो प्लीज रिमेंबर, हम इसका स्ट्रक्चर तो हमारा ये वाला बनेगा, लेकिन इसको लिखा जाता है CHO लाइक दिस, ओके, CHO, एंड दिस वन इज अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड है हमारा। एल्डिहाइड का भी हमारा नाम होगा, तो इसका नाम जैसे कि अल्कोहल का हमने एल्केनॉल लिया था, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा अल्केनल हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो फिर कहोगे सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम फिर वही अप्लाई करते हैं कि हम H को हटाना है, CHO को लगाना है, यानी CnH2n+1 CHO। तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ रुक जाना है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में खुद ही पहले से कार्बन अवेलेबल है, और जो यहाँ हम लोग मेन चीज़ काउंट कर रहे हैं वो क्या है, कार्बन। जैसे हमने कहा था कि अगर सिंगल कार्बन एटम है तो इसका मतलब ये है कि वो
मीथ सिस्टम का है, 2 कार्बन है तो ईथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है। बाकी हाइड्रोजन उस कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ डाला गया है। आप अगर देखेंगे कि 1 कार्बन है तो उसका 4 बॉन्ड पूरा होगा तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 4 बॉन्ड पूरा करना है तो 2 कार्बन तो इटसेल्फ लिंकिंग होंगे, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन। सो ऑल आर सेटेड हियर, यहाँ कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं हो सकता है। तो जब भी हम कार्बन की CHO फैमिली की जब हम बात करते हैं तो एक कार्बन यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो इसका जनरल फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और नाम होगा CnH2n CHO +1 CnH2n +1 CHO, and the value of n is here from 0 1 2 3. Why from 0? Because this carbon may be 0 because this carbon consists already, this group consists already 1 carbon atom। तो जब भी हमारा नाम शुरू होगा तो वो 1 कार्बन से शुरू होगा, तो हो सकता है कि ये n का वैल्यू 0 हो जाए। अभी हम 0 पे बात करेंगे तुरंत। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा अल्केन नल के केस में, द सेम कंडीशन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो वन फंक्शनल ग्रुप COOH। सो this functional group is known as कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, स्पष्ट है। एंड इसको शॉर्ट में आप लिखते हो COOH, एंड देयर नेम इज अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। So in this functional group also 1 carbon atom is present here. It means their general formula is also belongs to like this CnH2n +1 COOH, and the value of n from 0 because this group consists already 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रुप पहले से ही 1 कार्बन एटम कंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसका जनरल फार्मूला थोड़ा चेंज होगा और वो हो जाएगा CnH2n +1 COOH, एंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 0 1 2 3 etc। लाइक अब कहोगे सर अगर 0 बैठाएंगे इसमें तो क्या होगा, तो जैसे ही आप 0 बैठाओगे तो C0 H0 +1, so H, so the first molecule is HCHO, and in case of carboxylic acid it is HCOOH। so these are first HCHO is first member of aldehyde and HCOOH is first member of carboxylic acid, and the aldehyde का जो नाम है हमारा वो कैसे लेना है, तो alkanol, and how many carbon atoms? So 1 carbon atom, so 1 carbon atom is also here meth। so methane में से E को हटाना है, Al को ऐड करना है, so their name is methanol। name of this compound is methanol। so this one is Al here, methanol। so this one is Al, and name of this compound is methanoic acid। why methanoic acid? because it consists 1 carbon atom and name of 1 carbon atom is meth। so methane, तो ओइक एसिड यहाँ पे ऐड होना है नाम में, अल्कानोइक एसिड, अल्केन -E प्लस ओइक एसिड, सो अल्कानोइक एसिड, तो यहाँ पे नाम हो गया हमारा मिथानोइक एसिड। सिमिलरली आप अगर इनके अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट मेंबर इन फैमिलीज के कैसे होंगे, तो आप यहाँ पे n के वैल्यू को सबसे पहले अल्डिहाइड वाले में हम लोग 1, अभी हम लोगों ने यहाँ पे n के वैल्यू को 0 किया था, इस बार 1 करते हैं। तो आप अगर अल्डिहाइड फैमिली में अगर n के वैल्यू को अगर 1 करोगे, सो C1 H3 एंड CHO, एंड दिस वन इज CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये बन जाएगा हमारा n का वैल्यू 1 डालने पे। सो दिस वन इज सेकंड मेंबर ऑफ aldehyde and this one is second member of carboxylic acid family, and name of this compound since it consists 2 carbon atom and 2 कार्बन वाले का नाम हमने यहाँ पे लिया हुआ था इथेन, so their name becomes ethanol, and their name is ethanoic acid। now what is homologous series? basically homologous series are those series of organic compound which are differ by only one CH2 unit and they consist same functional groups। so organic chemistry में क्या होता है कि हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके और एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं और ये n के वैल्यूज 1 2 3 हमारे चलते हैं। तो आप यहाँ पे अल्केन के भी सारे मेंबर को एक होमोलोगस सीरीज के रूप में हम बता सकते हैं कि यस अल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनको एक सीरीज में लिखा जाए तो वो सारे एक होमोलोगस सीरीज होंगे। एल्कीन के सारे मेंबर को अगर आप एक सीरीज में अगर लिखते हो तो वो भी एक
होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ऑल दिस कंपाउंड्स आर डिफर बाय ओनली वन CH2 यूनिट एंड दे कंसिस्ट सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर हम अल्कीन के फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो सारे कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहे हैं एक पोजीशन पे, तो वो सारे के सारे हमारे एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल के लिए मैंने जनरल फार्मूला यूज किया था CnH2n + 1OH एंड द वैल्यू ऑफ n इज हियर फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्केनॉल। सो n के वैल्यू को जैसे आप 1 करते हो तो ये हो जाता है CH3OH। Now the value of n becomes 2, so it becomes C2H5OH. Now n value 3, C3H8, 3 2 6 1 7, sorry, 7OH, C4H9OH. So all these compounds are alcohol and these are homologous series, member of homologous series, and these members are known as homolog। ऐसे मेंबर्स को हम होमोलॉग बोलते हैं। और इस तरह के सीरीज जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट करें एंड ऑल यूनिट्स आर डिफर बाय 1 CH2 गैपिंग। तो आप यहाँ देखोगे कि जैसे ये वाले हमारे यूनिट्स हैं तो ये एक CH2 यूनिट से गैपिंग पे है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि इस दोनों के बीच एक CH2 यूनिट का गैपिंग आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ C है, ये C2 है, तो एक C बढ़ गया और 3 और 5 तो 2 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की गैपिंग होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके दो होमोलॉग के बीच में 14 म्यू मास का अंतर होता है, क्योंकि 12 म्यू मास हो गया हमारे कार्बन का और 2 म्यू मास हो गया 2 हाइड्रोजन का। तो ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं एंड सच मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड एज होमोलॉग। एंड ये सिर्फ अल्कोहल में बनेंगे ऐसा नहीं है। आप अगर अभी जैसे मैंने कहा कि अल्केन के भी होमोलोगस सीरीज होंगे, एल्कीन के भी होमोलोगस सीरीज होंगे, एल्काइंस का होमोलोगस सीरीज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना होमोलोगस सीरीज होगा, वैसे ही एल्डिहाइड का अपना होमोलोगस सीरीज होगा। ईथर इज ऑल्सो वन फंक्शन। आप ईथर भी एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ROR- से बना हुआ है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। CnH2n + 1 को R बोलते हैं यहाँ पे। तो आप इस R के जगह मिथाइल आप यूज करोगे 2 ठो, तो डाइमिथाइल ईथर होगा। सो ईथर इज ऑल्सो वन फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। अब इन सारे कंपाउंड्स जो भी होमोलोगस सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सारे कंपाउंड्स को जैसा कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, सो ऑल दीज कंपाउंड्स, ये सारे को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक में बहुत सारा रिएक्शन होने वाला है। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अल्केन हमारा अल्केन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट अल्केन CnH2n + 2। सो दिस वन react with reactive halogens like chlorine, fluorine in presence of UV light, in presence of ultraviolet rays or a high temperature. Then alkyl halides are formed, alkyl halides with release of hydrochloric acid, यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रिलीज होता है। चलिए अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्केन, तो अल्केन मेंबर के बारे में हम जानते हैं CnH2n + 2 होता है। ये इसका कोई भी एक मेंबर लेते हैं। चलिए दूसरा मेंबर लेते हैं C2H6। तो जैसे ही आप इसको क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट कराते हो UV लाइट में, सेम कंडीशन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा C2H5Cl एंड +HCl। सो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ था? अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया था कि हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके जगह पे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगाया जाएगा। तो इसमें सबसे जो सुटेबल रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है। और ऐसे रिएक्शंस को हम बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच one hydrogen atom of organic compound is substituted by another radical or group of atom or any complex or any basically any radical। तो हमारा रेडिकल होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो क्लोरीन है ना वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में आता है। फ्री रेडिकल्स किसको बोलते हैं? तो ये रिएक्शन एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। जैसे ये क्लोरीन सबसे पहले क्या होता है कि यूवी लाइट के जब ये कॉन्टैक्ट में जाता है तो जो एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन के आपस में मिलने से बना हुआ है। तो जैसे ही ये
यूवी लाइट के कांटेक्ट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण ये दोनों एटम अब एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ था। क्योंकि क्लोरीन के बारे में आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड देयर कॉन्फिगरेशन इज 287। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्लोरीन क्या करता है कि 2 क्लोरीन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं और एक कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है और Cl2 के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही ये यूवी लाइट के कांटेक्ट में जाता है तो इसके एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ये एटम्स एक दूसरे से टूट के अलग रहते होते हैं। लेकिन टूटने के दौरान ये दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ही टूट के अलग होते हैं। यानी कोई भी एटम किसी दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही उसको डोनेट करता है। वैसे केस में बिना चार्ज वाले फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, यानी वैसा क्लोरीन एटम जिसके कि वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो हाईली एक्टिव है, रिएक्टिव एटम है वो। तो जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये फ्री रेडिकल का जो अटैक होता है इथेन के ऊपर, तो इथेन हमारा है क्या C2H6 लाइक दिस। सो मैं इसको पूरा ही कंप्लीट बना दे रहा हूँ। तो जैसे ये एक फ्री रेडिकल से जब ये अटैक होता है इसके हाइड्रोजन के ऊपर इस बॉन्ड पे, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकलता है। यानी ये हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे कोवलेंटली बाउंडेड था इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन हमारा फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर जा रहा है और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है इसके साथ ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आकर के ऐड होता है एंड C2H5Cl का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो H फ्री रेडिकल यहाँ से निकला और जो हमारा एक बचा हुआ Cl का फ्री रेडिकल था, ये दोनों मिलता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। सो हमारा ओवरऑल ये बेसिक मैकेनिज्म है इस तरह के सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करने का, जिसमें कि एक एल्केन से आप अल्काइल हैलाइड आप लेके आते हो। चाहे आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाइए, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड बनाइए, तो सारे रिएक्शन सेम पैटर्न पे होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमने मीथेन लिया हुआ है और ये काम अगर करा रहे हैं, जैसे मीथेन हमारा कौन है CH4। सो यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन बीच में है, 4 बॉन्ड चारों साइड से, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड हियर। सो जैसे ही ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, सेम कंडीशन आप लगा रहे हो वही यूवी लाइट वाला। तो फिर से ये क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन आता है वहाँ पर और इस तरह से HCl बनता है। मैकेनिज्म सेम प्रोसेस हो रहा है। फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्लोरीन आपका यूवी लाइट के कांटेक्ट में जा रहा है, एक Cl फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है, वो Cl फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है हाइड्रोजन के बॉन्ड के ऊपर, हाइड्रोजन को वहाँ से फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर कर रहा है, खुद वहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ऑर्गेनिक के केस में इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। नहीं तो कहोगे सर इनऑर्गेनिक में तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, तो वहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट था। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, बट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली वन रेडिकल वन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन को सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन में से सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूट करता है ये कोवलेंट के फॉर्म में करता है, यहाँ पे Cl माइनस नहीं है। जबकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो बेसिकली एक आयोनिक रिएक्शन है, वो हमेशा एक्वस मीडियम में होगा और ये रिएक्शन एक कोवलेंट रिएक्शन है, ये हमारा एक्वस मीडिया नीडेड रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर जिनका इन्वॉल्वमेंट है वो नेगेटिव चार्ज वाले नहीं हैं, ये फ्री रेडिकल्स हैं, और वहाँ पर जिनका डिस्प्लेसमेंट में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है वो आयन फॉर्मेशन करते हैं। चलिए फिर आते हैं यहाँ पे। तो 4 हाइड्रोजन था और 1 हाइड्रोजन हमने हटाया और उसकी जगह पे हमने Cl को डाला, यानी इसके स्ट्रक्चर में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। इस मीथेन के जैसे कि कार्बन का 4 बॉन्ड है हमारा, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, हमने क्या किया, 1 हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया और इसे इसके जगह पे क्लोरीन को अप्लाई कर दिया है। अब अगर ये फिर से अगर इस रिएक्शन को अगर पूरा कराया जाए कि CH3 अगर इसको रिएक्ट करा दें सेम कंडीशन यूवी लाइट का लगा के, तो यस फिर से ये रिएक्शन होगा, यानी फिर से एक नेसेंट क्लोरीन फॉर्म होगा। वो नेसेंट क्लोरीन इस बार दूसरे वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा, H रेडिकल के फॉर्म में बाहर करेगा, खुद उसके प्लेस को एक्वायर करेगा, तो उस तरह से CH2Cl2 फॉर्म होगा, CH2Cl2। सो मिथाइल क्लोराइड अगेन फॉर्म मिथाइल डाइक्लोराइड। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास है CH2Cl2 अगेन रिएक्ट विथ क्लोरीन विथ सेम कंडीशन। सो अब हमारे पास एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन,
तो आप एक एक करके इन दोनों हाइड्रोजन को भी हटा करके उसके जगह पे आप क्लोरीन अप्लाई कर सकते हो। और इस तरह से बनेगा, पहले बनेगा CHCl3। आप यहाँ देखो कार्बन का टेट्रावैलेंट चेंज नहीं हो रहा है, 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। इस तरह से बनता है मिथाइल ट्राइक्लोराइड। मिथाइल ट्राइक्लोराइड को हम लोग क्लोरोफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। सो CHCl3 इज बेसिकली क्लोरोफॉर्म। सो इसको आप क्लोरोफॉर्म के भी नाम से जानते हो। नाम इसका मिथाइल ट्राइक्लोराइड भी होगा। ऊपर में जो है हमारा मिथाइल डाइक्लोराइड है, ऊपर में जो है वो मिथाइल मोनोक्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड सिंपली यू कैन कॉल इट, नो प्रॉब्लम। नाउ अगर बोलोगे सर चौथा वाला भी हाइड्रोजन हटा ही दो, तो CCl4 का फॉर्मेशन होगा। यानी इस बार हमारा जो कार्बन है उसके चारों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए बाय क्लोरीन एटम। सो जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना है CCl4, इसको मिथाइल तो नहीं, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो दिस वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड इट इज अ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कई तरह के अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए एक बेटर सॉल्वेंट के रूप में इसको माना जाता है। अब अगर हम लोगों ने इस प्रोसेस के हेल्प से अभी देखा कि हम अल्केन टू अल्काइल हैलाइड को फॉर्म कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम अल्केन से अल्काइल हैलाइड जब फॉर्म कर रहे हैं तो एक चीज़ कॉमन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान भी रखना है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे चेंज हो रहा है बट उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर चेंज होंगे तो वो बेसिक मॉलिक्यूल ही आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने कार्बन ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को आपने चेंज किया है। सो जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आप करें तो उसमें कार्बन के नंबर को ध्यान रखना है कि नहीं चेंज हो। हाँ, जहाँ पे बदलेगा जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह पे चेंज होता है तो हम उसकी अलग बात करते हैं फिर, लेकिन जितने भी ऐसे बेसिक रिएक्शंस अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे इन सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल नॉट चेंज। सो एट फर्स्ट अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन फॉर्म अल्काइल हैलाइड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन अल्काइल हैलाइड react with a strong base, one strong base like NaOH or KOH. These two are basically strong base। हमारे पास अभी सबसे अच्छा, वैसे तो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमको मिल सकता है बट वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा बेसिकली, तो हम वहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो केमिकली एक्टिव बेसेस होंगे हाईली, हम उनकी हम बात करें। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आइदर वी विल यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड और वी विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो alkyl halide treated with a strong base, then it converted into alkanol. So this one is converted into alkanol. Like one example, alkyl halide just अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया था C2H5Cl. So if this one react with NaOH or KOH like a strong base, then what happen? Actually C2H5Cl is one organic molecule and NaOH is a strong base and it can ionized easily. So ये NaOH जो है हमारा ये आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने के कारण ये Na और साथ ही साथ जो हमारा Cl है, तो यहाँ पर Cl जुड़ा तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, लेकिन अगर इसके पास अगर कोई एक हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर आता है तो वैसे केस में ये उसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि हमारा यहाँ क्लोरीन की जो एफिनिटी है वो C2H5 से ज़्यादा Na के टुवर्ड्स होगी, बिकॉज Na इज वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक क्लोरीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था तब तक वो C2H5 के साथ लगा हुआ है, इथाइल क्लोराइड बना हुआ है। लेकिन जैसे आपने ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन इज व्हाट हियर NaOH, आपने एक ऑप्शन दे दिया, ये रहा तेरा NaOH। जैसे NaOH मिला तो उस NaOH में जो OH से तो उस Cl को कोई परेशानी नहीं थी बट Na से है, क्योंकि Na के टुवर्ड्स उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा उससे लगा हुआ है। तो वैसे केस में इस एफिनिटी के कारण ये NaCl बन के बाहर हो जाएगा। सो वी विल राइट हियर NaCl एज माइनस ऑन एरो, नो प्रॉब्लम। ओके, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म्ड होंगे, अगर वो हमारे लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है तो आप एरो के ऊपर माइनस साइन देके लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर C2H5 एंड OH, तो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा C2H5OH। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्केनॉल, इट मींस सुटेबल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड एंड दिस वन इज इथेनॉल।
सो इथाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। सो हमको इथाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल ये नहीं याद रखना है, हमको बेसिकली याद रखना है अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्केनॉल। सो अगर अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्केनॉल अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमको पता है कि अल्काइल हैलाइड के फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। मिथाइल क्लोराइड भी होगा, इथाइल क्लोराइड भी होगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल सारे क्लोराइड्स होंगे। तो वो जब भी कन्वर्ट होंगे तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। इट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी सेम हियर, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने इथाइल अल्कोहल की जगह अगर आपने यहाँ पे अगर आपने मिथाइल क्लोराइड अगर ले लिया, सो नो प्रॉब्लम, मिथेनॉल फॉर्म होगा। फिर वही -NaCl भी हमारा आएगा यहाँ पे, है ना। अब क्या है कि इस अल्कोहल के साथ हम कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं अल्कोहल के साथ। बेसिकली अल्कोहल जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका CnH2n+1OH को जनरल फार्मूला को फॉलो करेगा, नाम वगैरह सारा चीज़ हम कर सकते हैं। सो जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल कई तरह के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा वो ये है कि अल्कोहल को अगर आप कॉन्क H2SO4 के अगर प्रेजेंस में अगर आप डालते हो, सो कॉन्क H2SO4 इट मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अप टू 98% कंसंट्रेशन, यानी हम 98 से नीचे वाला नहीं लेंगे, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर फिर ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो जैसे ही आप 98 से ज़्यादा परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन का अल्कोहल अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप अगर यूज़ करते हो तो वो बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग नेचर का कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग नेचर इट मीन्स कि वो जिस किसी सरफेस के ऊपर जाएगा वहाँ पे अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किसी भी फॉर्मेट में अगर मॉलिक्यूल के साथ अगर अवेलेबल है तो उन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वो रीअरेंज करेगा, रिकम्बाइंड करेगा एंड वाटर के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस सब्सटेंस से। सो ये नेचर कॉन्क H2SO4 का डिहाइड्रेटिंग नेचर है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसका कारण है कि इसका जो खुद डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है वाटर में, खुद को डिसॉल्व करना और अपने कंसंट्रेशन को मतलब डाइल्यूट करना, तो ये नेचर हमारे H2SO4 का ज़्यादा होता है। तो इसके पास अगर पानी नहीं है तो जहाँ से भी सोर्स मिलेगा वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए ये हमारे स्किन के ऊपर भी बर्निंग स्पॉट क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमारे सेल वगैरह में भी जहाँ भी हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इन सभी से वो क्या करता है, रीअरेंज करके वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाते हैं और कई तरह के जख्म हमें स्किन पे देखने को मिलते हैं अगर आप कॉन्क H2SO4 के कॉन्टैक्ट में अगर चले जाते हो तो यहाँ पे ये अल्कोहल को एक्चुअली डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ये रीअरेंज कर देता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। चलिए अल्कोहल जो भी बना हुआ है इसी अल्कोहल को लेते हैं हम लोग, C2H5OH। तो जैसे आप C2H5OH आप लेते हो तो ये रहा C2H5OH। सारे कार्बन का टेट्रावैलेंसी मैंने पूरा किया हुआ है, अल्कोहल है हमारा। अब क्या होता है कि OH यहाँ से और H यहाँ से ये कट के अलग हटता है। ये कट के अलग हटने के कारण कार्बन का 3-3 बॉन्ड पूरा हो रहा है, क्योंकि ये वाला कट के अलग हटा जो कि वाटर के फॉर्म में यहाँ जा रहा है आपका H एंड OH। अब ये कार्बन का भी हमारा 3 ही बॉन्ड है और इस कार्बन का भी 3 ही बॉन्ड है, तो वैसे केस में ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं और जो दोनों हाइड्रोजन है वो एज यूजुअल, जो बाकी हमारे 2 हाइड्रोजन हैं इस कार्बन पे वो दोनों एज यूजुअल रहते हैं, और जो एक एक बॉन्ड ओपन हुआ था तो ये दोनों बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर। इस तरह से बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड, यानी आप कोई भी अगर अल्कोहल लेते हो और अगर आप उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में आप अगर डालोगे तो वैसे केस में करस्पॉन्डिंग एल्कीन बनेगा। इसका मतलब हमने अगर इथेनॉल लिया था तो इथीन बना है, इथीन। वैसे ही अगर हम प्रोपेनॉल ले लें तो प्रोपीन बनेगा, ब्यूटेनॉल ले लें तो ब्यूटीन बनेगा, पेंटेनॉल लेंगे तो पेंटीन बनेगा। इट मीन्स कि व्हेन अल्काइल अल्कोहल और अल्केनॉल ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4 देन इट कन्वर्टेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स, यानी वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो करस्पॉन्डिंग एल्कीन होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम विल नॉट चेंज हियर। सो कार्बन एटम के नंबर्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। अल्कोहल अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है।
जो ये वाला रिएक्शन जिसको कि हम और आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से जान रहे हो यहाँ पे, ये एक्चुअली 443 केल्विन टेम्परेचर पे करता है, 443 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन अगर हम 413 केल्विन पे अगर अप्लाई करते हैं, मतलब लेस टेम्परेचर पे अगर अप्लाई करें, तो चूंकि इथाइल अल्कोहल में जो C2H5 है ये लो क्राउडेड ग्रुप है एक, इसके कारण ये लेस हिंड्रेंस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर, मतलब लेस हिंड्रेंस प्रॉपर्टी ये आपका इम्पैक्ट डालता है रिएक्शंस पे। तो जैसे ही ये काम आप लोअर टेम्परेचर पे आप करते हो ये एक्टिविटी, तो लोअर टेम्परेचर पे ये डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। डाई इथाइल ईथर लाइक CS3O so here not CS3, actually it is C2H5 डाई इथाइल ईथर। कैसे बनता है उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखो। जैसे ही आप इस रिएक्शन को आप जब स्लो टेम्परेचर पे आप करते हो, लो टेम्परेचर जिसको आप बोल रहे हो, तो जब आप लो टेम्परेचर पे C2H5OH के एक यूनिट को जब आप हीट करते हो H+ के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है कि पहले वाले यूनिट के OH को इम्पैक्ट करता है और H+ के साथ बाहर आ गया, और दूसरे वाले यूनिट का फिर H+ निकलता है, यानी फिर ये दूसरा वाला यूनिट आता है, क्योंकि अब ऐसे रिएक्शंस में आप दो यूनिट यूज करते हो मॉलिक्यूल्स का। तो C2H5O यहाँ पे बचता है, इसका जो H है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो बोलते हैं ना कि कैटलिस्ट्स आर दोज कंपाउंड व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कैटलिस्ट जो भी हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ रिएक्शन दे जस्ट रीऑब्टेन इन देयर प्रीवियस फॉर्म। यानी वो यूज तो होता है, यूज नहीं होगा तो फिर उसका मतलब डालेंगे ही क्यों, तो यूज तो हम करते हैं, बट जैसे ही एंड ऑफ रिएक्शन होता है तो अपने प्रीवियस फॉर्म में हम उसको फिर से रीऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो H+ है ये OH के साथ मिलता है और वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और फिर इस वाले यूनिट से जो C2H5OH है हमारा, यहाँ से ये H बाहर आता है H+ के फॉर्म में, और ये वही वाला H+ है जो एसिड के रूप में आया था। तो अभी ये फिर से उतना H+ बाहर चला गया उस एसिड में जहाँ से कि ये वाला H+ आया था, और ये C2H5O ग्रुप ऐड होता है एक दूसरे के साथ। इस तरह से ये डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करता है। सो अल्कोहल हायर टेम्परेचर पे जब आप इसको एसिड के साथ अगर हायर कंसंट्रेशन पे अगर काम करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन फॉर्म होंगी, और अगर आप इसको लोअर टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे तो डाई इथाइल ईथर यानी ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर चूंकि कंडेंस हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं होंगे, ये डबल हो जाएंगे जस्ट बिकॉज दीज आर कंडेंस मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंडेंस मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो यूनिट एक दूसरे के साथ कंडेंस फॉर्म में जा रहा है। वैसे ही हम अल्कोहल के अगर ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, अल्कोहल C2H5OH, so this one is oxidized in the presence of one suitable oxidizing agent, and these agents are maybe basic KMnO4 आप यूज कर सकते हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 आप यूज कर सकते हो, क्रोमिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह के किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे केस में ये अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड होके, और वही एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी C2H5OH है। अब मैंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग इट मींस कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो ये तो अल्कोहल है तो चलो ठीक है, बट एल्डिहाइड होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप अभी हमने क्या बोला था CHO। तो इसके पहले अब है कि हमको तो दो ही कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो ये बनेगा CH3CHO, नेम इज इथेनॉल, एंड दिस इथेनॉल इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड and converted into ethanoic acid CH3COOH. So this one is ethanoic acid. It also consists 2 carbon atom. This one also consists 2 carbon atom, and this one also consists 2 carbon atom. So this one is basically one. This one is, and this one also. All of these are corresponding compounds because they consist same number of carbon atoms. आप अगर यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो KMnO4 होता है या फिर बेसिक K2Cr2O7 या फिर
एसिडिफाइड क्रोमिक ऑक्साइड, ये सभी थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब ये पहले अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 की अगर हम बात करें, एसिडिफाइड K2Cr2O7, सो दैट्स वन इज वन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज can easily convert alcohol into direct carboxylic acid, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग लेकिन हाँ ध्यान रखना है K2Cr2O7 एसिडिफाइड होगा वहाँ पे वो, और जो हमारा KMnO4 है वो बेसिक KMnO4 होता है, तब जाकर के ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर K2Cr2O7 है और अगर ये बेसिक है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये एसिडिफाइड अगर हो गया तो वैसे केस में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और डायरेक्ट अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर कराते हैं, तो जैसे ही बेस लोगे तो बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी को बाहर करेगा, यानी इस एसिड का H और इसका OH मिलकर वाटर बनेंगे, जिनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये Na+ हो चुका है तो ये इसके साथ लगता है और CH3COONA, sodium acetate is formed here, and now this sodium acetate CH3COONA again react with NaOH in the presence of lime CaO। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पूरा कट के अलग होगा। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली नॉन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन को हटाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर बेसिकली एक कार्बन लेस होगा। आप देखोगे कि जो ये हमारा सिस्टम है, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था, 2 कार्बन वाला ही सोडियम एसीटेट यहाँ फॉर्म्ड हुआ, एक सॉल्ट, और ये सॉल्ट फिर जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस बार अब ये 1 कार्बन का सिस्टम दे रहा है। कैसे? तो अब ये इतना दूर कट के अलग हट जाता है, ये वाला पार्ट। अब CH3 और ये H मिलकर के बना CH4 एंड Na2CO3, Na2CO3, द होल वन इज Na2CO3 के फॉर्म में बाहर चला गया। और यहाँ पर जो ये CH3 और ये H मिलकर के बना हमारा CH4। तो CH4 आप 1 कार्बन का सिस्टम है और ये जो हमारा था ये 2 कार्बन का सिस्टम था। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक में। सो इथेन C2H6 is ethane. So when this ethane react with chlorine in the presence of UV light, then it form C2H5Cl plus HCl as we discussed earlier। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा देर पहले। तो ये अब C2H5Cl हमारा अगर NaOH के साथ अगर रिएक्ट करे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये C2H5OH का फॉर्मेशन करेगा। मैं साइड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो अब ये अल्कोहल हमारा C2H5OH है, अगर ये ऑक्सीडाइज्ड अगर हो जाए और मैं अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करूँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7, then this one converted into corresponding carboxylic acid CH3COOH. Now this CH3COOH again react with NaOH and form CH3COONA called sodium acetate. Now this sodium acetate CH3COONA again react with NaOH in the presence of lime CaO. देन यही वाला पार्ट हमारा कट के अलग होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये बना दिया CH4 प्लस Na2CO3। बोले ये क्या सर, हम लोग तो इथेन से चले थे और कहाँ पे आ गए, मीथेन पे। तो इथेन से हम यहाँ मीथेन पे आ गए, लेकिन फिर से हम लोगों को जो चलना है वो चलना है इथेन टू इथेन। इट मीन्स हमको फिर से इथेन लाना है। तो चलो इस मीथेन को अगेन हम रिएक्शन कराते हैं। सो CH4 का फिर से रिएक्शन यहाँ Cl2 के साथ आप कराओगे तो बनेगा क्या, CH3Cl प्लस HCl। कैसे बना, हम लोगों ने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन वहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है, हाइड्रोजन को हटाया है और क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो ये रिएक्शन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारा। अब है क्या कि मिथाइल क्लोराइड। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे कि जो मिथाइल क्लोराइड के 2 यूनिट को अगर आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ अगर ट्रीट करते हो, जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि सोडियम की एफिनिटी हैलाइड्स के टुवर्ड्स ज़्यादा होती है, बिकॉज सोडियम इज वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड हैलाइड्स आर बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स alkali metals and halogen family elements.
तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि आपने एक ड्राई ईथर का आपने सिस्टम लिया है, मतलब उसमें कोई भी चीज़ अपने आप आयोनाइज्ड नहीं होगा, वो एक कोवलेंट सिस्टम है, न्यूट्रल सिस्टम है वो। तो उस सिस्टम में जो हमारा Na है वो इस Cl को अट्रैक्ट करता है और NaCl का फॉर्मेशन करता है, और दो CH3 के यूनिट्स आपस में रिकम्बाइंड होते हैं एंड हायर अल्केन फॉर्म करते हैं, मतलब CH3 एक यूनिट CH3 का एक बॉन्ड, दूसरे यूनिट CH3 का एक बॉन्ड, दोनों आपस में ओवरलैप कर गया। इस तरह से ये इथेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हम लोग चले थे इथेन से और आ गए हैं फिर से इथेन पे। सो मैं इस रिएक्शन को बेसिकली बोलता हूँ इथेन टू इथेन रिएक्शन। इथेन से लेके हम फिर से इथेन को फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लास 10 में हम लोगों को ये सब रिएक्शंस को देखना है। इसके साथ साथ मैं अल्कोहल के ही और एक दो रिएक्शंस की यहाँ पे बात करूँ जिसको कि आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हो। सो स्टेरिफिकेशन आर दोज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन अल्कोहल react with carboxylic acid in the presence of sulfuric acid solution or in the presence of a small drop of sulfuric acid formed ester, and these esters are basically a type of salt। जो ये esters होते हैं ना, ये एक तरह के salt होते हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से आप करते हो। जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड, इथानोइक एसिड, अभी हम लोगों ने नाम डिस्कस किया था। दो कार्बन तो ईथ, COOH ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहा है मतलब ओइक एसिड ऐड होगा। So 2 carbon ethanoic acid, so their name is ethanoic acid। So this one react with C2H5OH in the presence of conc H2SO4। तो देखिए यहाँ पे conc H2SO4 का काम क्या है कि उस पूरे सिस्टम को, जो कि एक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के सिस्टम है जो लो आयोनाइज्ड हैं, उनका आयोनाइजेशन बहुत ही कम हुआ है, उस सिस्टम में जैसे ही आप 2-4 ड्रॉप आप डाल दोगे सल्फ्यूरिक एसिड का, वो पूरा सिस्टम आयोनाइज्ड हो जाएगा। उस आयोनाइज्ड सिस्टम में इस तरह के मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इजी वे में कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप H+ आप डालोगे ये इस एसिडिक बिहेवियर को हाई कर देगा और ये O- हो जाएगा और ये H+ और ये आपका जो OH है वो भी निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड वहाँ यूज किया और उसको जबरदस्ती का जो आयोनाइज करना हम बोलते हैं ना, वो होता है यहाँ पे। तो ये आप इसको जैसे ही आयोनाइज होगा तो ये -OH और ये H+ मिल करके वाटर फॉर्म करते हैं जो कि बाहर निकल जाएगा। अब जो ये वाला पार्ट है हमारा CH3 COO C2H5, यानी ये वाला पार्ट जाके वहां पे ऐड होगा और इस तरह से एक ईस्टर फॉर्म्ड होता है। इस ईस्टर को हम बोलते हैं क्या, इथाइल एसीटेट। सो दिस वन इज इथाइल एसीटेट। ये एक अच्छा सुगंध वाला कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्पाइस वगैरह में किया जाता है, कई तरह के पान मसाले या अलग अलग तरह के जो भी फ्लेवरिंग एजेंट जो कि हम यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के रूप में, वो बेसिकली ईस्टर के बनते हैं। जितने भी कई तरह के जो परफ्यूम्स वगैरह भी जो बनाए जाते हैं वो सारे में भी ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गुड परफ्यूम वाला कंपाउंड है, स्मेल अच्छा होता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए स्पाइसेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी अल्कोहल का जिसमें कि आपने जैसे ही H+ को डाला और ये अल्कोहल अपने OH को साइड किया OH- के फॉर्म में, लेकिन यही अल्कोहल जब एक Na मेटल के कांटेक्ट में जाता है, मतलब अल्कोहल का सिस्टम है और हमने उसके अंदर सोडियम मेटल डाल दिया, तो सोडियम मेटल क्या है कि इटसेल्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उसका बेसिक टेंडेंसी हाई होगा। तो जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे कांटेक्ट में जाता है तो आपका अल्कोहल एसिड की तरह एक्ट करने लगता है, मतलब अब ये H को छोड़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एसिड के कांटेक्ट में गया था, इसका नेचर बेसिक हो गया था, इसने OH को रिलीज कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर Na मैं यूज कर रहा हूँ सोडियम मेटल, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और इसकी बेसिक टेंडेंसीज भी ज़्यादा होती हैं, तो ये Na मेटल इस अल्कोहल के, चूंकि Na हमारा बेसिक है, इसके एसिडिक बिहेवियर को बाहर करता है और H को बाहर करता है और इस तरह से ये C2H5ONA सोडियम इथानोएट का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इट मींस दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक एसिड मेटल रिएक्शन। When one metal dipped in an acid, then it form their corresponding salt and liberate hydrogen gas। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि आपने एक सोडियम मेटल को यहाँ पे डाला अल्कोहल में, तो ये अल्कोहल भी उसके लिए एसिड की तरह एक्ट करने लगा, एक सॉल्ट बनाया सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ यहाँ पे।